दोस्तों किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा उसकी हकीकत को बयां करता है, वरना आप किसी ऐसे ही अपने दोस्त के बताए हुए कंपनी में पैसे लगा देते हैं या फिर आप न्यूज में देख के कंपनी में पैसे लगा देते हैं और सालों साल आपका पैसा एक भी रुपए कमा के नहीं देता है और कई कंडीशन में तो लोग अपना पैसा डुबा तक देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप खुद से ही कंपनी को पढ़ना सीखें, उसके रिजल्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करें कि आप कैसे किसी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कंपनी अच्छी है या फिर बुरी। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है जो आपको डेली पढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि वो बच्चा तो फेल हो गया है, तो आपको क्या लगेगा? जाहिर सी बात है कि वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, बस पढ़ाई करने की नौटंकी कर रहा था। बस यही सेम कंडीशन होती है कि जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा खबरों में होता है और फिर आपको पता चलता है कि यार ये कंपनी तो लाखों लोगों का पैसा लेके डूब गई है। सीधा सा मतलब है कि लोगों ने उसकी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज नहीं किया, सिर्फ न्यूज को देख के, सिर्फ दोस्तों यारों की बातों को सुन के उस कंपनी में पैसा लगा दिया। तो आप ऐसी गलती मत करिए, खुद से कंपनी को पढ़ना सीखिए। वही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप किस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब तक आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कैसे होता है, कैसे काम करता है, कैसे उसका स्टॉक प्राइस मूव करता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है और टाइप कर देना है एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको नहीं पता कि एनएससी क्या है तो आप सिंपली इस वीडियो को फॉलो करिए, यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में बताया है। बस आपको करना क्या, एनएससी के वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको होम पे आ जाना है। तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जानकारी। आपको करना क्या है, चले जाना यहाँ पे मार्केट डेटा के अंदर, यहाँ पे इंडाइसेस पे क्लिक कर देना है। इंडाइसेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे इंडाइसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कहीं ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली निफ्टी 50 पे क्लिक करना है। अब निफ्टी 50 क्या होती है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए। बाकी इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बेसिक सी इसका ओवरव्यू कि निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं जो इंडिया की स्टॉक मार्केट को दुनिया में रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे आपको 50 कंपनी देखने को मिलेंगी जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है। ये 50 कंपनियों की आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है, आप इसमें से 50 कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि आपने 30-40 कंपनियों का नाम जरूर से ही सुना होगा। तो आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है आप 4 से 5 कंपनियों को सेलेक्ट करिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ बेल, सिप्ला, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, ऐसी आपको 50 कंपनी देखने को मिलेंगी। आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है आप सिंपली वहाँ पे सेलेक्ट करिए। जैसे कि यहाँ पे बेल है तो सिंपली आपको करना क्या है, अब आपको आ जाना है स्क्रीनर पे, जहाँ पे आप इसको डेटा को पढ़ पाएंगे। स्क्रीनर बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है तो आप इसको बुक मार्क करके रखिएगा। बाकी आपको यहाँ पे लिख देना है BEL, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आपको काफ़ी कुछ डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको पता है ना भारत इलेक्ट्रॉनिक एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। बाकी आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेनी है ताकि आपको एटलीस्ट ये तो पता चल सके कि आखिरकार ये कंपनी करती क्या है। वरना बहुत से लोग तो ऐसे ही होते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में जो कंपनी होती है उनको ये तक नहीं पता होता है कि कंपनी करती क्या है। बाकी तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि 1954 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम है, मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, सिस्टम को, जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए काम करता है। बाकी अभी ये सिविलियन के लिए भी मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लेके आई है। बस आपको आना यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे और यहाँ पे आपको पढ़ना है क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब दोस्तों ये तरह सिंपल होता है क्वार्टरली रिजल्ट को पढ़ना कि एक छोटा सा बच्चा जो 5-6 साल का, अगर वो बेसिक चीज़ों को भी समझता है तो आसानी से क्वार्टरली रिजल्ट को समझने लगेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इसी को डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये रहा इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स। अभी आप बिना चीज़ों को कंफ्यूज किए यहाँ पे जितना मैं बोलता हूँ उसको आप ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आप खुद से ये जज कर पाएंगे कि यार ये कंपनी अच्छी है या फिर ये कंपनी सिर्फ हवाबाजी ही चल रही है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो साल में 4 दफ़ा आते हैं। जैसे कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, यानी कि वो 3 महीने के अंतराल में आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला रिजल्ट आता है जून में, फिर सितंबर में आएगा, फिर वो दिसंबर में आएगा, फिर वो मार्च में आता है, फिर यही सेशन रिपीट होता है। तो इतना तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कोई भी कंपनी है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बेचती होगी, इसलिए सबसे पहले आता है सेल्स, क्योंकि सेल्स से ही किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने 2025 का रिजल्ट आया है, उसमें कंपनी ने 9,150 करोड़ का सेल्स किया है।
तो सेल्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गई ना। अब उसके बाद आता है एक्सपेंस, यानी कि कंपनी ने इस सेल्स को बनाने के लिए कितना खर्चा कर दिया है। तो कंपनी ने इस बार खर्चा किया है 6,334 करोड़ का, यानी कि 9,150 करोड़ की सेल करने के लिए कंपनी ने 6,334 करोड़ का खर्चा कर दिया। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप इसको बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये होता है कि अगर आप सेल्स में से खर्चे को हटा देते हैं तो कंपनी का मुनाफा कितना हुआ। अभी इसका शुद्ध मुनाफा नहीं है, अभी सिर्फ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ एक ये ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना पे आपको ऐसे ऐसे स्टॉक भागते हुए देखने को मिलेंगे जो आपने शायद कभी सोचे भी नहीं होंगे। उसके बाद इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 31%, यानी कि 2,816 करोड़ का जो अमाउंट है वो 9,150 करोड़ पे कितना परसेंट है, तो ये है 31%। यानी कंपनी जो सेल्स करी है उसमें 31% का उसका मार्जिन है। मार्जिन तो आप लोग समझते ही होंगे। उसके बाद आती है कंपनी की अदर इनकम। अदर इनकम मतलब कंपनी के पास जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है वो कंपनी किसी को उधारी दे देती है, उससे कुछ ब्याज आ जाता है कई दफ़ा। उसके अलावा वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, उससे कुछ पैसा आता है। इस तरीके से जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उससे जो कमाई होती है उसको हम लोग अदर इनकम में देखते हैं। तो ये कंपनी की है 195 करोड़ की। इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कंपनी ने कुछ पैसा हो सकता है लोन में लिया हो, उसके लिए कंपनी 6 करोड़ का इंटरेस्ट चुका रही है। डिप्रिसिएशन यानी कंपनी की बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी मशीनरी होंगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो दिन पर दिन खराब हो रहे होंगे, जो दिन पर दिन उनकी वैल्यू घट रही होगी। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन का एक सेक्शन होता है जिसके अंतर्गत कंपनी ने इस बार 138 करोड़ का नुकसान सहा है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पे नुकसान में देखने को मिलेगी। और हाँ, एक ये चीज़ है इसका एक्सपेंस, तो ये भी यहाँ पे घटेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों अगर आप 9,150 करोड़ में से 6,334 करोड़ को घटा देते हैं, यानी कि सेल्स में से खर्चे हटा देते हैं, तो आपको 2,816 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो आपको 31% का यहाँ पे मार्जिन कंपनी बना रही है। बाकी यहाँ पे अदर इनकम से कमाया है 195 करोड़, तो आप इसको जोड़ दीजिए। उसके बाद 6 करोड़ को यहाँ पे घटा दीजिए। उसके बाद 138 करोड़ को यहाँ पे घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये डिप्रिसिएशन है और ये है इसका इंटरेस्ट जो इस कंपनी ने चुकाया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बचेगा 2,867 करोड़। ये है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि अभी सरकार बाकी ये पैसा लेने के लिए उससे पहले जो कंपनी का मुनाफा है वो है 2,867 करोड़ का। तो आपने देखा यहाँ पे जो 9,000 की कंपनी सेल्स कर रही थी वो अभी बची है 2,867 करोड़ की। अब यहाँ पे सरकार आ जाएगी, कहेगी भैया तुमने जो भी कमाया है उसमें से मेरे को मेरा हिस्सा दे दो। तो कंपनी कहेगी ठीक है भाई, तुम जितना भी परसेंटेज अपना ले रहे थे 25-26% वो हमसे अपना टैक्स काट लो। उसको देने के बाद अब ये जो बचा है 2,127 करोड़ का, ये है कंपनी का शुद्ध मुनाफा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये कंपनी की जेब में जाएगा। और इसको जेब में जाने का मतलब क्या है, अब कंपनी के जो शेयर्स हैं वो देखिए बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों में। अगर हम इस मुनाफे को डिवाइड कर दें प्रति शेयर में तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के हिसाब से कंपनी का कितना मुनाफा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे कंपनी का शुद्ध मुनाफा बढ़ता है तो ईपीएस में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये आपको ईपीएस देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स को कैसे हम समझते हैं। सबसे पहले सेल्स यानी कि बिक्री, उसके बाद खर्चे, उसके बाद कंपनी का मार्जिन है परसेंटेज में, उसके बाद अदर इनकम, उसके बाद इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना कंपनी ने दिया है, उसके बाद कंपनी में जो कुछ टूट फूट हो गए, कुछ चीज़ों के प्रोडक्ट के प्राइस यहाँ पे गिर गए, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स परसेंटेज में कितना सरकार ने ले लिया, उसके बाद नेट प्रॉफिट, उसके बाद ईपीएस। और ये आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी जिसके बारे में आप और भी ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स को तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल में और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ लगे हाथ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार कुछ चीज़ें यहाँ पे छुपा ली गई हैं। अब इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको देखने को मिल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंस। इन पे आप अभी ना जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में आप इनको ऑटोमेटिक ही सीख जाएंगे। अब दोस्तों अब मेन चीज़ तो ये आती है कि आखिरकार हमने ये तो पढ़ लिया डेटा, अब हम ये कैसे पता करें कि कंपनी का रिजल्ट ये अच्छा है या फिर ख़राब है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, कंपनी का जो रिजल्ट है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं FY 25 का रिजल्ट, Q4 का रिजल्ट,
तो इसको आप किससे कंपेयर करेंगे भाई? किसी से कंपेयर करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि रिजल्ट्स अच्छा आया है कि ख़राब। तो हम लोग उसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के यानी कि FY24 के Q4 के रिजल्ट से, ठीक है। तो ये है हमारा मार्च 2025 का। अब लास्ट ईयर Q4 की हम बात करें तो ये रहेगा मार्च 2024 का। आपको इस क्वार्टर से कंपेयर नहीं करना है, ऐसी आपको गलती नहीं करनी है, आपको लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही कंपेयर करना है। तो देखिए लास्ट ईयर कंपनी की जो सेल्स थी वो थी 8,564 करोड़ की, इस बार बढ़ के हो गई 9,150 करोड़ की। खर्चा, जब सेल्स यहाँ पे गिरी है तो खर्चा भी थोड़ा सा गिरा है। यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो पिछले साल Q4 में जो मार्जिन था वो था 27% का, इस बार बढ़ के हो गया है 31% का। यानी कि आपको लग रहा है ना कंपनी का मुनाफा थोड़ा सा बढ़ा होगा। और इन अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार थोड़ी सी कम है। लेकिन दोस्तों देखिए मेन बिजनेस से जो इनकम आती है वो सबसे ज़रूरी होती है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ये है इंटरेस्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ये रहा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कंपनी ने टैक्स दे दिया, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। ये रहा नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर Q4 का, ये रहा इस बार का 2,127 करोड़ का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा ना लास्ट ईयर Q4 में कंपनी का जो मुनाफा था वो था लगभग 1,800 करोड़ का, इस बार बढ़ के हो गया है 2,100 करोड़ से ज़्यादा। यानी कंपनी का रिजल्ट्स कहीं ना कहीं अच्छा आया है। अब कितना अच्छा आया है इसको अगर आपको पता करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाइए, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये, और यहाँ पे आप सिंपली आप सेल्स पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कितनी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करीबन है 7%। अब 7% तो यहाँ पे कम है, जाहिर सी बात है। तो अगर आप किसी कंपनी ग्रोथ की बात करें तो एटलीस्ट कंपनी में 15% की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में अगर आप परसेंटेज टर्म में बात करें ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ, तो आपको यहाँ पे 18% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कंपनी के रिजल्ट्स हम ये तो नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जैसे कि यहाँ पे रहे हैं 1%, यहाँ पे ऑलमोस्ट 0%, उस हिसाब से यहाँ पे ख़राब नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं। दोस्तों इस तरीके से कंपनी के अगर आप अच्छे रिजल्ट्स वाली कंपनियों में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा एटलीस्ट डूबने से बच जाता है। और अगर आप बिगिनर हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए, तब तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप निफ्टी 50 के ही कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो आपको कंपनी अच्छी लगती हैं, और आप इस तरीके से कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करें जिनके भी रिजल्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, उनमें आप एक एक शेयर जरूर खरीद लें। जब आप एक शेयर खरीद लेते हैं तब आप कंपनियों के बारे में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और आप कंपनियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वरना आप ऐसे जितनी मर्जी कंपनियों के बारे में पढ़ ले, जितना मर्जी आप वीडियो देख, आपको कभी भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप कंपनी के बारे में पढ़ें और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। तो दोस्तों ये सिंपल सा वीडियो था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरीके से आप किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम जानेंगे कैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में बाय और सेल कर सकते हैं।